एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। टॉपिक का नाम है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के उल्लंघन के लिए उपचार। तो एक राइटर का नाम बताने जा रही हूँ, एंसन ने कहा कि रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 3 तरीके की उसने रेमेडीज बताई हैं: डैमेजेस, क्वांटम मेरिट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शंस। डैमेजेस कितने तरीके की होती है? डैमेजेस 2 तरीके की होती है, जनरल डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस। तो जनरल डैमेजेस में क्या होता है, पार्टी के नॉलेज होती है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय उन्हें पता होता है कि कितना सामान्य तरीके से नुकसान हो सकता है। उसी बार आपको केस डिस्कस करने जा रहे हैं, हेडले वर्सेस बैक्सनडेल। इस केस में क्या हुआ, प्लेंटिफ की एक मिल होती है, उस मिल में एक क्रैंक शैफ्ट है, वो टूट जाता है। तो डिफेंडेंट जो कि एक जनरल सेंडर है, वो कहता है डिफेंडेंट को कि पुराना क्रैंकशैफ्ट जो टूटा हुआ है उसको ले जाकर नया क्रैंकशैफ्ट बनवा लाए। किस एरिया से? ग्रीनविच एरिया से। तो डिफेंडेंट को ये जानकारी नहीं थी कि क्रैंकशैफ्ट एक ही है, वो अपने ले जाता है और क्रैंकशैफ्ट बनने के लिए दे देता है। यहाँ पर प्लेंटिफ की पूरी तरीके से मिल बंद रहती है और मिल में कोई काम नहीं होता, जिसके कारण प्लेंटिफ को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। तो प्लेंटिफ केस फाइल कर देता है कि जनरल डैमेजेस की बजाय स्पेशल नुकसान हुआ है, स्पेशल डैमेजेस हुई है डिफेंडेंट को। यहाँ पर जस्टिस एल्डरसन ने कहा कि पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट करते समय उनको दोनों को क्या था, पूर्वानुमान नहीं था, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की जानकारी नहीं थी कि कितना नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर डिफेंडेंट को हम स्पेशल डैमेजेस के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। डिफेंडेंट केवल और केवल जनरल डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसको प्लेंटिफ ने यह नहीं बताया था कि मिल में एक ही क्रैंकशैफ्ट है जिसके कारण मिल बंद हो जाएगी और उसको इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि वो जनरल सेंडर था, तो जनरल सेंडर का क्या काम होता है कि सब लोगों का सामान एक साथ लेता और दे आता है, तो उसको सिचुएशन के बारे में पता नहीं था। इसीलिए डिफेंडेंट को स्पेशल डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल ना ठहराकर जनरल डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। आपको जनरल डैमेजेस के बारे में बताया था, अब स्पेशल डैमेजेस के केस डिस्कस करेंगे। स्पेशल डैमेजेस में क्या होता है कि यहाँ पार्टी को पहले से ही नॉलेज हो जाती है कि इतनी डैमेजेस हो सकती है। तो पहला केस जो आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, सिम्पसन वर्सेस नॉर्दर्न रेलवे कंपनी। ये क्या था कि सिम्पसन क्या करते थे, अपनी एक एग्जीबिशंस लगाते थे एग्रीकल्चर, और एक एरिया से दूसरे एरिया तक अपने सामान को कंपनी के द्वारा पहुंचाते थे, जो कि डिफेंडेंट कंपनी थी। एक बार इन्होंने अपनी एग्जीबिशन को समाप्त किया बेडफोर्ड में और इनको जाना था न्यू कैस्टल। वहां पे जाने के लिए इन्होंने रेलवे कंपनी को एग्रीमेंट कर लिया डिफेंडेंट कंपनी से कि आप इस सामान को सोमवार तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि मुझे प्रदर्शनी में लगाना है। लेकिन कंपनी ने क्या किया कि जब प्रदर्शनी समाप्त हो गई, उस सामान को पहुंचाया, जिसके कारण ये उस प्रदर्शनी में अपने सामान को शो ऑफ नहीं कर पाए, उसको नहीं लगा पाए, जिसके कारण इन्हें भारी नुकसान हुआ। प्लेंटिफ ने केस किया स्पेशल डैमेजेस के लिए। कोर्ट ने कहा कि लंदन नॉर्थ रेलवे कंपनी पूरी तरीके से जिम्मेदार है, स्पेशल डैमेजेस उनको पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफेंडेंट कंपनी को जानकारी थी कि अगर सामान सही समय से डिलीवर नहीं किया जाएगा तो प्लेंटिफ को नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्पेशल डैमेजेस के लिए नॉर्थर्न रेलवे कंपनी को रिस्पॉन्सिबल माना गया। अब दूसरा केस जो आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, विक्टोरिया लॉन्ड्री लिमिटेड वर्सेस न्यूमैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का केस है। तो यहाँ पर प्लेंटिफ क्या करता था, वो एक कपड़े बनाने को और रंगने का काम करता था। जैसा कि आप देख रहे हैं लॉन्ड्री कंपनी है, तो उसने अपने लिए एक नया बॉयलर को डिफेंडेंट कंपनी को क्या किया, ऑर्डर दिया था कि आप मुझे एक नया बॉयलर दे दीजिए। बॉयलर का मतलब होता है वो बर्तन जो कपड़े रंगने के काम आता है और कपड़े उबालने के काम आता है। तो डिफेंडेंट कंपनी से उसने बॉयलर देने को कहा था कि आप मुझे 5 जून तक मुझे ये बॉयलर दे दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहता हूँ। डिफेंडेंट कंपनी को इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी थी कि प्लेंटिफ का ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन डिफेंडेंट कंपनी ने क्या किया कि बॉयलर जो 5 जून को दिया जाना था वो नवंबर में डिलीवर किया, जिसके कारण प्लेंटिफ को काफी नुकसान हुआ। प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया और डिफेंडेंट कंपनी को स्पेशल डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया। क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट कंपनी को जानकारी थी कि बॉयलर का ऑब्जेक्ट क्या है लेने का, प्लेंटिफ का, और यहाँ पर डिफेंडेंट कंपनी ने जो 5 जून को देना था वो नवंबर में पे आउट किया, जिसके कारण प्लेंटिफ को काफी नुकसान हुआ। तो यहाँ पर डिफेंडेंट स्पेशल डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने डैमेजेस में 2 तरीके के डैमेजेस मैंने आपको बताया, जनरल डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस। जो जनरल डैमेजेस का मैंने आपको केस डिस्कस किया था हेडले वर्सेस बैक्सनडेल का, और स्पेशल डैमेजेस में मैंने आपको 2 केस जो इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्वांटम मेरिट।
अब आपको मैंने इस समय जब टॉपिक शुरू किया था तो मैंने बताया था कि रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के उल्लंघन के लिए कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं। पहला बताया गया आपको डैमेजेस में दो चीजें पढ़ाई गई, जनरल डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस। दूसरा जो है क्वांटम मेरिट है, उसमें मैं आपको केस बताना चाहती हूँ, पूरन लाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, इंपॉर्टेंट केस है। हुआ क्या कि यहाँ पर एक टेंडर निकाला गया कि हमको जब कोई रोड का एक निर्माण होना है, कौन सी रोड होनी है, 3 मील लंबा नैनीताल भोपाली मार्ग पर कंस्ट्रक्शन का काम होना था, जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर निकाला गया था। जब टेंडर निकाला जाता है तो उसकी खास बात होती है कि उसमें पहले से ही फिक्स होता है कि आपको कितना अमाउंट पे किया जाएगा जब पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा। बाद में कोई ऐसी कंडीशंस आप नहीं लगा सकते हैं कि उस कंडीशन में चेंज की जाए। तो यहाँ पर प्लेंटिफ ने, क्योंकि टेंडर भरा था और उसका टेंडर पास आउट हो गया, तो वो 3 मील लंबी नैनीताल भोपाली मार्ग पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया। उसने जब पूरे बन गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, तो वादी ने, प्लेंटिफ ने, पूरन शाह ने केस फाइल किया था कि उसको और मनी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो उसने अपोज किया, उसने कहा कि कड़ी कड़ी चट्टाने मिली थी, बहुत इतनी रॉक थी, इतनी रॉक्स हार्ड थी कि उनको हटाने में बहुत ज्यादा समय लगा। दूसरा उन्होंने कहा कि संविदा की शर्तों के अनुसार पत्थर कार्य क्षेत्र के पास मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जहां पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें लिखा था कि जो हमारा मटेरियल होगा, कंस्ट्रक्शन का सामान होगा, वो पास के एरिया में ही मिलेगा, जो कि उन्हें बहुत दूर मिला। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन पूरी तरीके से नहीं किया गया। प्लेंटिफ ने 2 ग्राउंड रखे, एक चट्टान का रखा और एक कॉन्ट्रैक्ट का बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने उनके इस केस को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया और बाद में केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला और क्वांटम मेरिट के प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया कि कहाँ वर्क प्लस रेट फिक्स, अगर काम पूरा हो जाता है और रेट पहले से फिक्स होता है तो क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा, यहाँ पर किसी तरीके से डैमेजेस को पूरा नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर काम पूरा हो जाता, काम करते और रेट अगर फिक्स नहीं होता, तब क्वांटम मेरिट की कंडीशंस के अनुसार क्या करते, हम उसको डैमेजेस को पूरा कर सकते थे। लेकिन जब काम पूरा हो गया, रेट फिक्स है, तो ऐसी स्थिति में क्वांटम मेरिट का किसी भी तरीके से रेमेडी नहीं दी जाएगी। मेरिट के प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था, पूरन लाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में बताया कि हाई कोर्ट ने प्लेंटिफ के केस को डिसमिस कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के केस को क्या किया, जो डिसमिस केस किया गया था उस डिसीजन को एक्सेप्ट किया। तो क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल उन्होंने कहां पर अप्लाई माना कि जहां पर काम पहले हो चुका है, रेट पहले दे चुके हैं, रेट पहले से फिक्स है, तो वहां पर क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल क्या होगा, अप्लाइड नहीं होगा। लेकिन जहां पर काम हुआ हो और रेट फिक्स ना हो, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्वांटम मेरिट के प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह के केस को अलोपी प्रसाद सन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी इस केस को, इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया था। अब तीसरा जो आपको रिलीफ बता रहा है एंसन के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शंस। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को पूरा करना हो, पहली चीज आपको बता दें कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक एक्ट है पूरा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट 1963, विशिष्ट अनुपालन अधिनियम 1963, जो बताता है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के एक पार्ट को, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के एक पार्ट को पूरा करने को कहा गया है, तो उस पार्ट को आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप उस पार्ट को पूरा नहीं करोगे तो आपके खिलाफ क्या हो सकते हैं, आपको क्या देना पड़ेगा, इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है रिलीफ। रिलीफ भी 2 तरीके के होते हैं, परमानेंट रिलीफ और टेम्परेरी रिलीफ। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के किसी स्पेशल पार्ट को पूरा नहीं कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के मुताबिक आपको पूरा करना है, तो क्या होगा, आपसे इंजंक्शंस लिए जा सकते हैं, दूसरी पार्टी आपके ऊपर क्लेम कर सकती है और क्लेम करके टेम्परेरी या परमानेंट इंजंक्शन को ले सकती है। तो आपने देखा कि रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको 3 तरीके की रेमेडीज दी गई, एक डैमेजेस दिया गया, एक क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया, तीसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शंस के माध्यम के द्वारा आपको रेमेडी दी गई। तो ये एक पूरा एक टॉपिक कवर हुआ कि रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर किसी संविदा का हम उल्लंघन करते हैं तो हमें कौन कौन सी रेमेडीज दी जाती हैं। यहाँ पर 3 तरीके की रेमेडीज डिस्कस की गई। आपको मैंने जितना भी लेक्चर दिया है, आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर को कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें मेंशन कर दी हैं, आप उस लेक्चर को नोट कर सकते हैं, अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।